हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड गुड मॉर्निंग। एंड आज हमारा जो चैप्टर है वो है हिंदी वर्णमाला। कल वीडियो नहीं आ पाई थी। मैं कोशिश करूंगी कि आज की ये वीडियो जो है इसमें 200 प्लस वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं और उन सबको एक वीडियो में कवर कर सकूं। अगर एक वीडियो में कवर नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो आपका जिसमें हम 200 प्लस वर्णमाला के क्वेश्चंस को करेंगे। साथ में आप लोगों को मैं बताऊंगी एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर जैसे कि आप सबको पता है कि वर्ण को अन्य किस नाम से जानते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइए। और जैसे कि आप पहले भी हमारे चैनल पर आते थे, चैनल को सपोर्ट करते थे, वैसे ही करिएगा। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है, मैं ये चीज़ हमेशा बोलती हुई आई हूँ कि कभी कभी मिस्टेक हमसे भी हो जाती है। तो इसीलिए बाय चांस, वैसे नहीं होता है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट रहता है, कोई संदेह रहता है, तो आप जो है उस क्वेश्चन नंबर करके उसमें प्रॉब्लम बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। हम बिल्कुल उसको, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ और हिस्ट्री ज्योग्राफी, क्या आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर हिस्ट्री ज्योग्राफी और आप लोगों का पॉलिटी के क्वेश्चंस भी स्टार्ट करूँ, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इवनिंग से वो वीडियो भी आपकी आने लगेगी और उसमें हम हमेशा जो है एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको कवर कराएंगे। वर्ण को अन्य किस नाम से जानते हैं? आंसर हो जाएगा यहाँ पर ध्वनि के नाम से जानते हैं वर्ण को, है ना। वर्ण अक्षर या फिर इसी को ध्वनि भी कहा जाता है। लिपि चिह्न, तो लिपि चिह्न किसे बोला जाता है? इसी को बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? ऐसा कौन सा व्यंजन है जिसका उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य है। तो फटाफट आंसर दीजिएगा, तालव्य किसका है? तो क च ट त प, क च ट त प। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे कंठ तालु। तो तालु में जो है वो है आपका ऑप्शन, जल्दी बताइएगा कौन सा होगा? छ हो जाएगा, ऑप्शन होगा यहाँ पे आपका बी। आप देखो, जो ग है वो आपका कंठ से बोला जाता है, जो नौ है ये किससे बोला जाता है? जल्दी बताइए। क च ट त और प। कंठ, तालु, मूर्धा या मूर्धन्य एंड दंतव्य, है ना। तो यहाँ पर जो नौ आता है वो आता है आपका किसमें? आपका त वर्ग में आता है। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, सॉरी दंत हो जाएगा यहाँ पे। ट वर्ग होगा आपका मूर्धा और त वर्ग होगा आपका दंते और प वर्ग होगा आपका ओष्ठ हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका त वर्ग आया है और त वर्ग क्या है? दंत है। तो इसीलिए जो त वर्ग आता है उसमें न भी आता है, त थ द ध न। तो ये आपका क्या होता है? इनका उच्चारण स्थान आप लोगों को ध्यान रखना है, ये होता है दंत से। जो क वर्ग है इसका होता है क ख ग घ ण, इसका होता है कंठ से। च छ ज झ य, इसका होता है तालु से। ट ठ ड ढ ण, इसका होता है मूर्धा से, मूर्धन्य से। एंड त थ द ध न, इसका होता है दंत से। प फ ब भ म, इसका होता है ओष्ठ से। और ये जो आपके 5 वर्ग हैं, इन 5 वर्ग में जो टोटल आपके क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं, इन्हें बोला जाता है स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। वर्गीय व्यंजन भी इनको बोला जाता है। एक और नाम सुनिएगा, उदित व्यंजन। उदित व्यंजन, वर्गीय व्यंजन और स्पर्श व्यंजन। ये क से प वर्ग होता है, ठीक है। और ये याद रखना, टोटल कितने हैं ये स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन और उदित व्यंजन? इनकी संख्या है 25। जब व्यंजनों को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले ये वाला आता है, फिर आता है आपका अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है आपकी 4, य र ल व। तो यहाँ पर जो र है इसे हम क्या कहते हैं? प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन कहते हैं। और यहाँ पर जो य है, य और जो व होते हैं ना, ये आपके अर्धस्वर होते हैं। और जो य और ल है ना, ये आपके क्या होते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहलाते हैं।
तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। एक थर्ड आपका जो व्यंजन को हमने डिवाइड किया है थर्ड, वो है ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन जिनकी संख्या है 4, जैसे कि आपका श और ह। ये जो स है तालु से बोला जाता है, ये वाला श जो है मूर्धन्य से बोला जाता है, ये वाला श जो है वो दंत से बोला जाता है, और ह जो है ये कंठ से बोला जाता है। आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। तो मूल व्यंजन वर्णों की जो संख्या है वो कितनी है, 33 है। आइएगा, तो नेक्स्ट है वर्णमाला किसे कहते हैं। फटाफट आंसर दीजिएगा, वर्णमाला किसे कहते हैं। आंसर हो जाएगा लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को या व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। और नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन, अगर देखो वर्णों की बात करूँ ना, तो वर्ण के भेद की बात करूँ तो 2 भेद होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। संख्या अगर स्वरों की बात करूँ तो 11 अ आ ई उ री से ऋषि ए आई ओ औ, तो ये हो जाते हैं। और इनके भेद भी होते हैं, जैसे कि स्वर के भेद होते हैं 3, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर होते हैं। इनमें जो मात्राएं होती है स्वरों में वो होती हैं 10। ठीक है, जो छोटी ई, बड़ी ई और ऋ से ऋषि होते हैं स्त्रीलिंग वर्ण होते हैं, इन चीज का ध्यान रखना है। व्यंजन की बात करती हूँ तो इनको मूल संख्या होती है 33, कुल संख्या इनकी 39 होती है। 39 कैसे, जैसे कि स्पर्श व्यंजन 25 है, अंतस्थ 4 हैं, उसमें आपके 4 हैं, संयुक्त व्यंजन आपके 4 हैं, द्विगुण व्यंजन आपके 2 हैं, तो टोटल लगा करके 39 आएगा। और मूल संख्या इनकी 33 है। कौन से, स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4। इसके अलावा भेद की बात करती हूँ तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, तो ये आपके इसके भेद है। अब वर्णमाला में टोटल वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है। कितनी है, 52 है। स्वर जैसे अच बोला जाता है, व्यंजन जैसे हल बोला जाता है, यह आपने ध्यान रखना है। ह्रस्व या लघु स्वर, ह्रस्व या लघु स्वर की बात करते हैं तो इनकी संख्या 4 है, छोटा अ, छोटी, छोटा उ, ऋषि। और ठीक है, और इसी में अगर मैं कहूँ दीर्घ स्वर, गुरु स्वर या संधि स्वर, इनकी संख्या 7 है, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए आई ओ औ, इनको भी डिवाइड कर दिया जाता है 7 को। मूल दीर्घ स्वर जिनकी संख्या 3 है, जिसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ आता है। और संयुक्त स्वर जो कि मिलके बने होते हैं, ए आई ओ औ, तो ये आपके होते हैं दीर्घ, गुरु या संधि स्वर। प्लुत स्वर आपका 1 है। अब हम बात करते हैं व्यंजन जिसे हल कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजनों की संख्या 25 बताई है, अंतस्थ व्यंजन 4 बताए हैं, उसमें व्यंजन आपके 4 बताए हैं। तो ये आप, और जो मूल दीर्घ स्वर होते हैं ना, वो कैसे स्वर होते हैं, सजातीय स्वर होते हैं, एवं संयुक्त दीर्घ जो होते हैं उन्हें बोला जाता है विजातीय, जो मिश्रित स्वर भी होते हैं। तो ये भाई मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया है। आई होप सो आप लोग को ये सेशन पसंद आएगा। तो चलिएगा हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूं, जैसे कि सजातीय, सजातीय मतलब अपने ही वर्ण, जैसे अ प्लस अ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आ। तो ये अपने ही क्या बना हुआ है, समान स्वरों के मेल से बना हुआ है। तो जो आपके मूल दीर्घ स्वर होते हैं ना, जिनकी संख्या मैंने 3 बताई है, बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ओ, तो ये अपने ही क्या होते हैं, वर्णों के मेल से, स्वरों के मेल से ही बनते हैं। आप जैसे ए आई ओ की बात करते हैं, कहीं लिख लीजिएगा, तो ये असमान स्वरों के मेल से बनते हैं। जैसे कि अ धन ई, छोटी ई आएगा, सॉरी, अ धन ई, तो ये आपका इसे बोले ऐ ऐ ऐ, ये बना ना ऐ ए, तो यहाँ पर अ धन ए, ये बनेगा आई, ये क्या बनेगा, ऐ बनेगा। और अ धन उ क्या बनेगा, ओ ओ, यहाँ पर ओ बनेगा, ये क्या बनेगा, ओ। और अ धन औ, अ धन ओ, तो ये क्या बनेगा, औ। तो इस तरीके से आप लोगों की ये विजातीय स्वर होते हैं, क्योंकि असमान स्वरों के मेल से बनते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो दीर्घ स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, इसलिए हम द्विमात्रिक स्वर भी इन्हें कहते हैं। चलिए तो आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन जैसे जैसे आते रहेंगे वैसे वैसे चीज़ें प्रोवाइड होती रहेंगी। स का उच्चारण स्थान कौन सा है, अभी थोड़ी देर पहले बताया है, अब ईजी हो जाएगा आंसर करने में। तालु से होता है, और कृपया वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट, और जो श होता है ये बताया, उसमें व्यंजन या उसमें संघर्षी व्यंजन कहलाता है, तालु से बोला जाता है। भाषा की लघुत्तम इकाई
क्या है? अब भाषा की लघुत्तम इकाई आपकी आंसर हो जाएगा भाई क्वेश्चन नंबर 5 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्न में से कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6। देखो भाई, जब हम बात करते हैं उसमें संघर्षी व्यंजन की, तो वहाँ पे आपके तीनों श और ह आ जाएगा, लेकिन ओनली स्पर्श संघर्षी, जो स्पर्शी भी हैं और संघर्षी भी हैं, तो वो आपका पूरा चौ वर्ग आता है, चौ छ जौ झ। ठीक है, तो 6 का आंसर हो जाएगा ए। भाषा की सबसे बड़ी इकाई पूछा गया है, क्या है? वाक्य। आगे है, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है? कौन सी दंतोष्ठ है? क्वेश्चन नंबर 8। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। वह एक दंतोष्ठ है ना, दंत ओष्ठ, दंत धन ओष्ठ से। ध्वनि का लिखित रूप क्या है? ध्वनि का लिखित रूप वर्ण। उच्चारण की दृष्टि से व ध्वनि है, अभी थोड़ी देर पहले बताया भी है, एंड बहुत बार एग्जाम में आता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में मूलतः स्वर कितने हैं? तो फटाफट आंसर दीजिएगा। 11 है मूलतः आपके स्वर। इनमें निम्न में से विजातीय स्वर नहीं है, तो विजातीय स्वर कौन से नहीं है? और वो विजातीय नहीं है तो सजातीय होंगे। तो अ, बड़ा आ, बड़ी, बड़ाऊ। तो इस क्वेश्चन में 12 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका, ये विजातीय नहीं है, बाकी तीनों विजातीय सजातीय। वर्ण का मौखिक रूप क्या है? ध्वनि। व व्यंजन है, व व्यंजन है। कैसा व्यंजन है? वो य र ल व अंतस्थ। और वो क्या है? स्पेशलिटी, अर्धस्वर से बोलते हैं य और व को। तो यहाँ पर अंतस्थ हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में सामान्यतः कितने स्वर हैं? 11 आगत स्वर निम्न में से कौन सा है? आगत दिख रहा है, कौन सा होगा? अब वेरी इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज रहते हो हमेशा। ऑप्शन सी, ध्यान रखिएगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला होता है जिसके ऊपर ओनली ये। ऑप्शन सी, री वर्ण क्या कहलाता है? री वर्ण क्या कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना 17 का, वो हो जाएगा यहाँ पे बी, मूर्धन्य। 17 का ऑप्शन बी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, काकल्य वर्ण कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कई बार एग्जाम में आपका पूछा जा चुका है। तो 18 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हम। यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ। देखिएगा, संस्कृत वर्णमाला में जो स्वर होते हैं ना, वो 9 होते हैं संस्कृत वर्णमाला में। ठीक है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ, री से ऋषि, ये वाला ल और ए, आई, ओ, औ। इसके अलावा जो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी हैं, इनके अकॉर्डिंग स्वरों की संख्या अगर आपसे पूछेगा, तो भोलानाथ तिवारी के अकॉर्डिंग 10 है। इन्होंने री को जो है स्वर नहीं माना है, और ये आप कब लगाएंगे? जब डॉक्टर भोलानाथ के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाएगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। 2 या 2 से अधिक वर्णों की या अक्षरों के योग से क्या बनता है? शब्द बनता है। तो नेक्स्ट आगे देखो। अब देखो ना, यहाँ पर एक और चीज़ बता दूं मैं जैसे कि आप लोगों का अ और आ है, ये और साथ में जो विसर्ग होते हैं, तो ये तो कंठ से बोले जाते हैं। छोटी और बड़ी आपका तालु से बोले जाते हैं। जो ऋषि होता है वो आपका मूर्धा से होता है। अब दंत से कोई भी उच्चारण नहीं होता है। ओष्ठ से छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो जाते हैं। एक होता है कंठ और तालु, जो दोनों से, क्योंकि ए, अ और ई से मिलकर बना है। अ आपका किससे बोला जाता है? कंठ से। ई आपका तालु से, तो कंठ तालव्य से क्या ए और ऐ आ जाएगा। ऐसे ही कंठोष्ठ से ओ और औ आ जाएगा। नासिका से ये आता है आपका अंग वाला। ठीक है, इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। तो कंटिन्यू आगे करते हैं, है ना। तो देखो भाई, काकल्य वर्ण कौन सा है? आपने लगाया ह। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? देखो, अयोगवाह वर्णों की संख्या होती है 2, एक अंग और अह खाली। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। देखो भाई, अयोगवाहों की संख्या 2 है, अंग और अह। अयोगवाह अर्थात जिनका वहन कोई ना करे, ना स्वर ना व्यंजन। इनकी गिनती ना तो स्वर में होती है ना व्यंजन के अंतर्गत होती है, लेकिन इनकी आवश्यकता जिसको, यानी कि स्वर और व्यंजन दोनों को ही होती है, उनके साथ लग जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है हम।
जो अंग होता है अनुस्वार, अह को विसर्ग भी कहते हैं। एक और अभी ऊपर जैसे पूछा था आगत स्वर, तो आगत स्वर हिंदी वर्णमाला में आ को आगत स्वर की श्रेणी में रखा गया है और ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जिसे हिंदी भाषा में ग्रहण किया जाता है और इसका जो प्रयोग है अंग्रेजी के कुछ शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए किया, जैसे ऑफिस, ऑफिसर इत्यादि, है ना। तो इन चीजों को आपने ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? सो क्वेश्चन नंबर 20 तो क के बाद जो दिखता है वो आपके ऑप्शन हो जाएगा डी, है ना, ये वाला, क्योंकि ये क्या है, संयुक्त स्वर है, संयुक्त व्यंजन है। अब संयुक्त व्यंजन, आपके जो संयुक्त व्यंजनों की संख्या है वो है 4, यानी कि संयुक्त व्यंजन क्या है, जब दो व्यंजन एक ही स्वर के सहारे बोले जाते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, छ, त्र, ज्ञ और श्र। तो ये आपका जो मिलकर बना होता है छ, ये बनता है क धन सौ से, है ना, यानी कि इसका जो उच्चारण होता है क के बाद होता है। और ऐसे ही त्र जो बनता है वो त धन र, यानी कि इसका उच्चारण भी तौ के बाद होगा। ज्ञ जो बना होता है वो जौ धन यो से मिलकर बना होता है। श्र की बात करूं तो ये श धन र से बनता है। तो ये कई बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, आगत व्यंजन पूछे जाते हैं। तो आगत व्यंजन जो कि बाहर से आया हो, यानी कि अरबी फारसी से जो आए हैं वो है आप लोगों के आगत व्यंजन। ये भी दो हैं, एक आपका ज जिनके नीचे बिंदी सी लगी रहती, एक आपका है फ। तो ये आपके दो हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। चलें आगे। आगे है कि आप लोगों का ए, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 20, ए आई का वर्ण क्या कहलाते हैं? बताइए, अभी थोड़ी देर बाद हम बताएं आपको। सो 21 का आंसर हो जाएगा डी, कंठ तालव्य। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? अंतस्थ 4 होते हैं, ऊष्म भी 4 होते हैं, टोटल मिलाकर के आंसर बी। नेक्स्ट, निम्न में से ह्रस्व स्वर नहीं है, तो यहाँ पर बड़ी ई जो है वो ह्रस्व स्वर नहीं है, वो मूल दीर्घ स्वर में आता है, जो 23 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में छ से ड़ के बीच कौन सा अक्षर है? बताइए। तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का, वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ स्वर कौन से हैं? दीर्घ स्वर कौन से हैं? 25 बी, आ ई ई, आ ई उ। स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन सी है? तो यहाँ पर अब अघोष की बात करते हैं। तो फर्स्ट और दूसरा जो आपके 5 वर्ग हैं, पांचों वर्गों का जो पहला और दूसरा वर्ण है वो अघोष है, तीसरा चौथा पांचवा वो सघोष वर्ण है। अल्प प्राण की बात करूंगी, अल्प प्राण महाप्राण में जो पहला वर्ग, मतलब पांचों वर्गों का पहला दूसरा तीसरा, सॉरी पहला तीसरा पांचवा, ये आपके अल्प प्राण, दूसरा चौथा ये आपके महाप्राण। आप खुद सोचिए। साथ में जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो आपके अल्प प्राण होते हैं, जो आपके सौ श हैं उसमर्श व्यंजी होते, उसमें ऊष्म व्यंजन होते हैं वो आपके महाप्राण होते हैं। अघोष की बात करूँ तो सौ श, तीनों सौ आपके अघोष होते हैं, बाकी जितने भी स्वर होते हैं और बाकी जितने भी अंतस्थ व्यंजन हैं और ह है, ये आपकी सघोष वर्ण कहलाते हैं। अब आंसर दीजिएगा, और इसका सही आंसर है, किसकी स्पेशलिटी है ये 26 का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन, क्योंकि वो महाप्राण भी है, अघोष भी है, कंठ से भी बोला जाता है और स्पर्श व्यंजन में भी आता है। आगे है, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? 27, दीर्घ स्वर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 27। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? बता दिए हैं सारी चीजें, तो पार्श्विक ऑप्शन हो जाएगा डी, सी, सॉरी सी, ऑप्शन सी। निम्न में से ह्रस्व स्वर है 29। ई, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रॉ व्यंजन का सही विवरण है? रॉ के बारे में कौन कौन सी चीजें यहाँ पर सही हैं? तो यहाँ पर याद रखना है कि ये एक क्या है, अघोष या सघोष, ये सघोष है, और जो रॉ है वो अल्प प्राण है, यानी कि सघोष है और अल्प प्राण है। सघोष और अल्प प्राण है,
साथ में वर्तस्य और लुंठित भी है, और व्यंजन तो ये है ही, इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये आपका सिंगल क्वेश्चन भी बन सकते हैं यहाँ से। तो ध्यान, होठों की स्थिति के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करना है, पहले बता देती हूँ। तो 3 भागों में इन्हें बांटा है, आंसर हो जाएगा आपका ए। होठों की स्थिति के आधार पर आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन ए। आप देखो, होठों की आकृति के आधार पर जो स्वर होते हैं, स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 स्वर कौन से, यहाँ पर देखो ये जीभ है, तो ये अग्र स्वर हो जाएंगे, जिसमें आपका छोटी बड़ी ई, ए आई आता है। बीच में आपका मध्य भाग जिसमें अ आता है, और लास्ट का जो भाग होता है जिसे पश्च भाग बोला जाता है, अग्र मध्य पश्च, तो इसमें आगत स्वर भी आता है। बड़ा आ, बड़ा आ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, ओ और औ, बाकी जितने भी होते हैं वो पश्च स्वर में आते हैं। तो इसीलिए आंसर होगा होठों की स्थिति या जीभ के, लिसन 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 लिसन, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, तो यहाँ पर ओठों की पूछा है, मैंने जीभ की बता दिया, सॉरी। तो होठों की स्थिति के आधार पर यहाँ पर 2 होते हैं, ठीक है। होठों की स्थिति के आधार पर, सॉरी, 2 होंगे, 2, इसलिए आंसर ये, जीभ आएगा तब वो 3 होंगे, ठीक है। होठ होठ होठ, तो ये आप लोगों का होठों की स्थिति के आधार पर 2 होते हैं। एक होता है वृत्तमुखी, एक होता है कौन सा, अवृतमुखी या अर्धवृत्तमुखी। तो वृत्तमुखी में आपका जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओठ जो होते हैं वो गोलाकार हो जाते हैं, वे होते हैं वृत्तमुखी। इनकी संख्या 4 होती है, एक छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। अवृतमुखी में जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जो हमारे होठ होते हैं वो गोल नहीं होते हैं, उन्हें बोलते हैं अवृतमुखी। जैसे कि आपकी इनकी संख्या होती है 6, आ, ई, ए, आई, तो ये आपके अवृतमुखी होते, तो ये है 6। अब चलो, जीभ के आधार पर भी आपको बता ही दिया है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। हाँ, ठीक है, संघर्षी व्यंजन है। आगे है, निम्नलिखित में से बताइए कि अवृतमुखी स्वर निम्न में से कौन सा है। अवृतमुखी, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आवृतमुखी। क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है कि सभी स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में है। ऑप्शन आपका सी, मुंह खुलने की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मुंह खुलने की, मुखाकृति के आधार पर स्वर 35, ऑप्शन सी 4 होते हैं। संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। तो यहाँ पर संवृत स्वर जिसके उच्चारण में कम मुंह खुलता है, जैसे कि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अर्ध संवृत स्वर में ए औ आ जाता है, इनके उच्चारण में संवृत से थोड़ा अधिक मुंह खुलता है, तो यहाँ पर ए और 2 होते हैं। विवृत में आ, इसके उच्चारण मुख सबसे अधिक खुलता, आ, है ना, विवृत। अर्ध विवृत में विवृत से कम और अर्ध समृत से थोड़ा ज्यादा मुंह खुलता है, तो अर्ध विवृत आ जो आगत वाला आ और ए, आई और औ, तो ये 4 होते हैं। छोटा आ आगत वाला, आई और औ, तो ये आपके अर्ध विवृत होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। ज, किसी को पुकारने के लिए किन स्वरों का प्रयोग किया जाता है। प्लुत स्वर का, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 37 का बी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है। सघोष महाप्राण व्यंजन, सघोष भी होना चाहिए, महाप्राण क तो होगा नहीं, अल्प प्राण है। च, छ, ज, झ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बताइए कि अघोष वर्ण कौन सा है। च, छ, ज, तो यहाँ पर 39 का ऑप्शन हो जाएगा अघोष वर्ण। तो अघोष वर्ण
सॉरी अघोष, अघोष पूछा है ना, हाँ सॉरी। तो यहाँ पर अघोष में फिर आपका आ जाएगा 39 का डी साहब, 39 का डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 40, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन लगातार 2 बार आया हो वह क्या कहलाता है? द्वित्व व्यंजन। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? ऊ बड़ा है ना। प्र में कौन में पूर्ण वर्ण है? प्र में पूर्ण वर्ण 44 बी। निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? ऑप्शन ए, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शन ए, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाए जाते हैं? स्वर। नेक्स्ट आप लोगों का है, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आंसर वो, हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं? टोटल पूछा है, सो आंसर डी 39। मूल पूछेगा 33। व का उच्चारण स्थान क्या है? फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। सी। परंपरागत रूप से व्यंजन कितने होते हैं? 51 का डी 33। स्पर्श व्यंजन का उच्चारण क्रम स्थान बताइए। 52। तो यहाँ पर स्पर्श व्यंजन का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ हो जाएगा। क वर्ग, क, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? आपको पता है ना 5 वर्ग हैं व्यंजनों के। तो 53 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ई। नेक्स्ट, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब का वैशिष्ट्य है, तो यहाँ मतलब उसकी विशेषता क्या है, स्पेशलिटी क्या है? तो देखो भाई, जो ब है ना वो एक तो क्या है, चौथा वर्ण है, तो वो आपका महाप्राण होगा और और सघोष होगा। ठीक है, महाप्राण, सघोष और ओष्ठ होगा। बताओ, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 54। ऑप्शन से हो सकता है पॉसिबल कि ब, ये वाला जो ब है वो ओष्ठ है, स्पर्श है, अल्पप्राण है, सघोष और निरुनासिक है। इसलिए आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। स, श, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? 55 ऑप्शन सी, संघर्षी। आगे है कि हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन ए भा। निम्न में से कौन सा घोष महाप्राण वर्ण है? 57 हाँ। र, धन, म का रूप क्या होगा? 58 ये वाला ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, कौन सा मानक वर्ण नहीं है? मानक वर्ण नहीं है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट आप लोगों का, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं? ऑप्शन डी, वर्णमाला का ज्ञान। व्यंजन श का उच्चारण स्थान है मुर्दा। आगे क्वेश्चन है कि छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छत्र, स्र। ऑप्शन सी। शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है, तो शब्दकोश में जो पहले आएगा वो आएगा वक्त। 63 का ऑप्शन है। नेक्स्ट है, उसमें वर्ण कौन से हैं? उसमें वर्ण ऑप्शन बी। कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? तो इन्होंने माने हैं 4 भेद। ठीक है, 65 का ऑप्शन हो जाएगा डी। 65 का ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे कि हिंदी शब्दकोश में श्र का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? आपको बता दिया है, श। वर्णों के कितने भेद होते हैं? 67 का 2। निम्न में अनुनासिक अक्षर कौन सा नहीं है? 68 सी। द्वा अनुनासिक अक्षर नहीं है।
आगे यहाँ पर है द्वारा में कितने व्यंजन वर्ण हैं? 3। निम्न में स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? स्पर्श वर्ण कौन सा होता है? 70। पहले पांचों वर्गों के वर्ण च छ ज झ उदाहरण है स्पर्श संघर्षी व्यंजन के। नेक्स्ट आपका आंसर है प्रत्येक क्वेश्चन है कि प्रत्येक स्पर्शी व्यंजन वर्ग में वर्ण संख्या क्या है? 72। आंसर हो जाएगा बी 5। ड और ढ को कहा जाता है? ड और ढ को क्या कहा जाता है? ण। ण और ढ को, तो यहाँ पर 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विकसित वर्ण। व्यंजनों के लिए कौन सा वर्गीकरण निहित है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग अंतस्थ ऊष्म। आगे है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? 75। आंसर हो जाएगा डी अंग और अह। अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? 76। 76 का हो जाएगा बी य र ल व। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? अंग और अह। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? 78 व्यंजन। नेक्स्ट अंग और अह कहा जाता है, क्या कहा जाता है इन्हें? ऑप्शन बी अयोगवाह। घोष यानी कि सघोष वर्ण कौन सा है? ल। हिंदी वर्णमाला में छ का छ अत्र क्या है? 81 संयुक्त व्यंजन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो क्या कहलाता है या उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी शब्द। निम्न में से किसे अयोगवाह कहा जाता है? 83 विसर्ग। नेक्स्ट है निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। क तो होगा नहीं, त भी नहीं होगा, य भी नहीं होगा और ख बचा फिर, है ना। तो 84 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठ वर्ण है, ठ वर्ण कैसा है? 85 आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी मूर्धन्य। नेक्स्ट आपका है ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने पहले ही बता दी हैं। ऑप्शन बी। हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपि चिह्न है? 52 है। अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? अघोष व्यंजन बताइए। प्रथम और द्वितीय वर्ग। नेक्स्ट है सघोष वर्ण कौन सा है इनमें से? प तो होगा नहीं, थ भी नहीं होगा, और इन दोनों में से बताइए। ऑप्शन सी। वर्ण के प्रथम और द्वितीय व्यंजन क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं और उसके बाद के सघोष। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सा सुमेलित है? 91 उ स उष्म। निम्न में से इकारांत शब्द कौन सा है? इकारांत बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 92 और आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी ध्वनि। नेक्स्ट है अघोष वर्ण कौन सा है? डी। नेक्स्ट कि निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनियाँ कौन सी? 94 क और ख। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों भागों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। तो 95 ऑप्शन सी महाप्राण व्यंजन। नेक्स्ट है 96 निम्न में से तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? 96 का आंसर दीजिएगा और इसका सही आंसर होगा च छ ज झ य। महाप्राण ध्वनियाँ या ध्वनियों व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित होती हैं? तो 97 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा और चौथा ऑप्शन से। क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? तो ये आगत ध्वनियाँ हैं और इसमें सही आंसर हो जाएगा अरबी और
फारसी की। नेक्स्ट आप लोगों का है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? 99। ऑप्शन हो जाएगा अल्प प्राण व्यंजन, ऑप्शन बी 99 का बी। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 100 है और आंसर हो जाएगा 51 है। मूलतः वर्णों की संख्या, मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? मूल तो मूल वर्ण है आपके भाई 52, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, 100 का ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि 200 क्वेश्चन है, तो बाकी जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोगों के होंगे उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ये वाले से। तब तक इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन महाप्राण है? क, ग, ड और ठ। तो ये आप कमेंट करके बताइएगा इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। इसी से कल की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। सेशन कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रहता है तो आप मुझे बता सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।